नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और दोपहर के 12 बज चुके हैं। ये वक्त है न्यूज के स्पेशल बुलेटिन का और आज से हम दोपहर 12 बजे आपको दिखाएंगे सबसे नया बुलेटिन जिसका नाम है 12 की ब्रेकिंग। और ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि बुलेटिन का वो अंदाज है जिसमें सब कुछ अलग है। इस बुलेटिन में रफ्तार है, खबरों के पीछे गति और उसके भी पीछे रिसर्च है। मतलब यह है कि बुलेटिन का नाम भले 12 की ब्रेकिंग है, लेकिन कहानी ब्रेकिंग से अंत तक की है। ब्रेकिंग अपडेट से बात की शुरुआत करेंगे। सीमावर्ती जिलों के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत की भी जांच होगी। नेपाल बॉर्डर पर 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने का दावा है और सर्वे में ज्यादातर मदरसों ने अपनी आय का स्रोत दान बताया है, डोनेशन बताया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कहां से रकम मिली, इसकी जांच होगी। कुछ मदरसों को दुबई और नेपाल से भी सहयोग राशि मिलने का दावा है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से जकात मिलने का दावा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय की जांच होगी, इनकम का स्रोत क्या है इसकी जांच होगी। सीमावर्ती जिलों के गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी जांच की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आमदनी के स्रोत की, इनकम के सोर्स की जांच की जाएगी। नेपाल सीमा पर 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और सर्वे में ज्यादातर मदरसों ने अपनी आय का स्रोत दान दिखाया है और बताया है, डोनेशन दिखाया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को यह रकम कहां से मिली, इसकी जांच की जाएगी। कुछ मदरसों को दुबई और नेपाल से भी सहयोग राशि मिलने का दावा है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से भी दान मिलने का दावा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक होने जा रही है और यह इस वक्त की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट एबीपी गंगा आपको दे रहा है। मूल बात यह है कि स्रोत क्या है इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय का, इसकी जांच होगी। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान है, गैर मदरसों को चिन्हित किया गया है, गैर कानूनी मदरसों को अब बंद करेंगे। यह बयान दिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने और यह बड़ा बयान और इसके बड़े मतलब। देश विरोधी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। मैनपुरी उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी, यह भी उन्होंने कह दिया। और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियां जन जन तक पहुंची हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से यूपी को फायदा होगा। ये तमाम बातें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही हैं। हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की है। हमारे साथ में इस समय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो टोटल अभी मदरसों का सर्वे हुआ, 8,500 करीब गैर मान्यता प्राप्त मिले, उनमें 1500 से ज़्यादा मदरसे तो सिर्फ नेपाल बॉर्डर पर है, इंटरनल सिक्योरिटी से भी। ये जानकारी में आया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है मदरसों के माध्यम से। ऐसे सभी मदरसों को चिन्हित किया गया है। हर स्थिति में हम कानून को, राज को मेंटेन करेंगे। गैर कानूनी असामाजिक गतिविधियों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। माने इस दिशा में अब जल्द कोई बड़ा फैसला हो? हाँ, बड़ा फैसला है कि हम गैर कानूनी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। देश विरोधी ताकतें और समाज विरोधी ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे। हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। सर, एक चीज़ और, इस समय मैनपुरी उपचुनाव है, लगातार प्रचार चल रहा है, आप लोग की तरफ से भी पूरा परिवार एकजुट है और आज तो जसवंत नगर सीट पर सब वो उनका मामला है। भारतीय जनता पार्टी अब शुचिता के साथ, अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के साथ चुनाव मैदान में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैनपुरी सहित तीनों उपचुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। परिवार एक से कोई चुनौती तो नहीं बढ़ेगी? कोई दिक्कत नहीं। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी बात करेंगे कि अभी आप लोग के भी दौरे होने वाले हैं। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन लगभग 1.25 लाख करोड़ के बताया जा रहा प्रस्ताव आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, पूरे देश में उत्साह है उद्योगपतियों में और दुनिया के उद्योगपति जो भारत को एक बड़ा हब समझते थे, मार्केट समझते थे, बड़ी
संख्या में लोग आकर्षित होकर के आ रहे हैं और अभी हम लोग जा कर के वहाँ पर जब आमंत्रण देंगे और आमंत्रण हमने देश के जो औद्योगिक मंत्री हैं भेजा है विभिन्न देशों के, तो बहुत अच्छा रुझान हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए अद्भुत होगा, कितनी बड़ी संख्या में दुनिया के लोग आकर के यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एमओयू साइन होंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। अब उत्तर प्रदेश तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहा है। तो इतने हमारे साथ में ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तमाम जगह से गैर सामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद अब उन पर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमारे संवाददाता से जो खास बातचीत की वो आपने देखी। इधर रामपुर में भाजपा नेताओं का रोड शो है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस रोड शो में शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता और मंत्री भी इस रोड शो में शामिल हैं। ये बड़ी अपडेट, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रोड शो, इसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके अलावा अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वहां से आकाश सक्सेना, उनको भी आप देख सकते हैं और कई अन्य नेता और मंत्री भी इस रोड शो में शामिल हैं। रामपुर सदर विधानसभा सीट पर कब्जा करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, और इसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में हैं। पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ ये उपचुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। रोड शो तस्वीरें उसकी आपकी स्क्रीन पर। और रामपुर पहुंचे यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजम खां पर हमला बोला है और रामपुर में आजम खां का गढ़ नहीं बचा है, ये बात कही है भूपेंद्र चौधरी ने। वो ये कह रहे हैं कि बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि आजम खां का ये गढ़ बचा नहीं है, और दूसरा दावा उन्होंने लगे हाथों ये कर दिया कि ये सीट बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आ चुके हैं रामपुर में। सर, रामपुर में पहली बार आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, और वो भी चुनाव के दौरान, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते दायित्व मिला है। रामपुर मेरा घर है, मैं लगातार बहुत पिछले 20-25 वर्षों से आता रहा हूँ। चुनाव है और हम पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और उनका नीचे तक संवाद बना हुआ है। लोकसभा उपचुनाव के दौरान मैंने देखा आप यहाँ पर लगातार चुनाव में कैंप किए हुए थे और कामयाबी मिली भाजपा को कमल खिला, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 70% चुनाव जीतेगी, बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी, और भारतीय जनता पार्टी को रामपुर में अब लोगों का स्नेह और सम्मान हमारे मिल रहा है, हमारे साथ हैं सब लोग, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर रामपुर की बेहतरी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। आज रामपुर की जनता को क्या पैगाम देने वाले हैं आप? निश्चित रूप से देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हम लोगों का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे, और रामपुर की जनता ने संकेत दे दिया लोकसभा चुनाव में कि वो हमारे साथ है, और हमारी भी दायित्व है मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, मैनपुरी हो, रामपुर हो, खदौली हो। उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई है भाजपा ने, और क्या उम्मीद है इन तीनों जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क, संवाद, हम उसी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, और हम 24 घंटे 12 महीने चुनावी मोड में है पार्टी। तो भाजपा का कार्यकर्ता घर नहीं बैठते, अब हमारे लिए अवसर है अपनी ताकत दिखाने का। विधानसभा का चुनाव, सीट आजम खान का गढ़ मानी जाती थी, 10 बार वो विधायक रहे यहाँ से, अब क्या होगा? अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। जो उनका गढ़ था, आजम जिनके नाम से गढ़ था, वो भी खत्म हो गया, बीजेपी जीत गई है। रामपुर में भी कमल खिलेगा? खत्म कहानी सबकी, भाजपा कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी। देखिए, ये है प्रदेश अध्यक्ष जो पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है रामपुर विधानसभा उपचुनाव में खिलेगा, और एक बार फिर भाजपा जो है यहाँ से जीत हासिल करेगी। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। भूपेंद्र चौधरी ने जो दावा किया आपने देखा, वो कह रहे हैं कि जो उनके नाम का एक गढ़ था वो भी हमने छीन लिया है। आगे बढ़ते हैं। रामपुर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रोड शो कर रहे हैं और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी जो हैं रामपुर पहुंचे हैं, आज रोड शो करने वाले हैं और एक सभा भी होगी। सर, क्या आज प्रोग्राम है आपके और क्या रणनीति है इस उपचुनाव को लेकर के भाजपा की? हम लोग तो एक इलेक्शन समाप्त होने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। यहाँ तो हर वक्त चुनाव के ही मूड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा के उपचुनाव में भी आपको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ दी गई थी, उसमें आपने कमल का फूल खिलाने में कामयाबी हासिल की थी। इस उपचुनाव में क्या उम्मीद है? रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है। रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विधानसभा सीट पर आजम खान 10 बार विधायक चुने गए, कहीं ना कहीं चुनौती मानती है भाजपा इस पर? कोई चुनौती नहीं। और यहाँ पर रामपुर में तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप देख सकते हैं वो आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से रोड शो जो है वो शुरू होगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम नेता और मंत्री जो हैं वो भाग लेने वाले हैं। तो फिलहाल आज का दिन जो है रामपुर के लिए बहुत हॉट होने वाला है। भाजपा के तमाम नेता आज यहाँ पर रोड शो करेंगे और एक मीटिंग भी करेंगे। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रोड शो करेंगे, एक मीटिंग भी करेंगे। और देखा आपने दो नेताओं को, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हुए हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहां पर हैं, वो रोड शो कर रहे हैं। दोनों के दावे आपने देखे, दोनों की बात आपने सुनी। एक्सक्लूसिवली दोनों ही नेताओं ने एबीपी गंगा से बात की और अपनी भावनाएं, अपने विचार और जो अपना संकल्प है चुनाव जीतने का वो सामने रखा है। रोड शो के बाद जनसभा करेंगे सुरेश खन्ना। गुजरात विधानसभा का चुनाव है, आम चुनाव, और उसके रण में आज मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर प्रचार करते दिखाई देंगे। सीएम गुजरात के 3 जिलों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर, ये वो जिले हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री की रैलियां होंगी। इससे पहले भी योगी 3 चुनावी रैलियों को वहां पर संबोधित कर चुके हैं। और आपको बताएं कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहा है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। इन 2 तारीखों को वहां पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इसके लिए चुनाव प्रचार वहां पर बिल्कुल उफान पर है। मुख्यमंत्री योगी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को वहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 3 रैलियां कर चुके हैं, आज फिर से उनकी चुनावी रैलियां गुजरात के रण में। और आज जहां पर वो रैली करेंगे वहां पर एक स्थान का नाम है पोरबंदर। ये वही स्थान है जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। आज वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। इसके अलावा 2 और रैलियां और कुल 3 रैलियां आज। इससे पहले भी 3 चुनावी रैलियां उनकी हो चुकी हैं। आज की रैली होगी छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर जिलों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और गुजरात के चुनाव में आज उनके प्रचार का दूसरा दिन। जिन उम्मीदवारों के लिए वो रैलियां करने जा रहे हैं उनके नाम भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। ये वो उम्मीदवार हैं जिनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वोट मांगने जा रहे हैं। गुजरात, छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर जिलों में आज उनकी चुनावी सभाएं। इधर कानपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पसमानदा सम्मेलन है। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सहित कई योजनाओं का लाभ देंगे। सैयदनगर में मुस्लिम लाभार्थियों के लिए सम्मेलन का भी आयोजन है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली इसमें शामिल होंगे। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शामिल होंगे। मुस्लिम लाभार्थियों के लिए सम्मेलन का आयोजन है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। और आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड सहित कई योजनाओं को लाभ मिलेगा लाभार्थियों का। कानपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पसमानदा सम्मेलन आज। आइए आपको इस पसमानदा सम्मेलन के बारे में कुछ और खास बातें बता देते हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पसमानदा सम्मेलन आज है और मसवानपुर के सैयदनगर में शाम को 5 बजे है इस सम्मेलन का वक्त। इसमें अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ, रामपुर और बरेली में इससे पहले पसमानदा सम्मेलन आयोजित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम लाभार्थी आज के सम्मेलन में जुटेंगे और मुस्लिम लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा आज के सम्मेलन में। निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसमें इस समाज को अपने पाले में करने का ये एक और बड़ा प्रयास
भारतीय जनता पार्टी का ये पसमानदा सम्मेलन। पसमानदा पर भारतीय जनता पार्टी की नजर क्यों है इस समुदाय पर, आइए आपको बताते हैं। मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो उसके भीतर 80 से 85% पसमानदा समाज के लोग हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 70% समाजवादी पार्टी के साथ थे। 2022 में भाजपा को इस समाज का, पसमानदा मुस्लिम समाज का 8% वोट मिला और नगर निकाय की 200 सीटों पर पसमानदा की संख्या ज्यादा है। यूपी में मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में, निकाय चुनाव और 2024 में ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का है और भाजपा के साथ पसमानदा के आने से बहुत बड़ा फायदा भाजपा को होगा। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ये बहुत सीधा और सरल गणित है और इसीलिए ये सम्मेलन। इधर यूपी में अवैध मदरसों पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि गलत तरीके से मदरसा चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के हिसाब से अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं कानपुर में पसमानदा सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि पसमानदा समाज भाजपा के साथ है, उनके हक की बात भाजपा ही करती है। जिस तरह से मदरसों का पहले सर्वे हुआ, लेकिन ये इस तरह के चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। देखिए, देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई समझौता किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे कोई मदरसा संचालक हैं जो मदरसा चला रहे हैं, उनको अपने आप आकर के सरकार को बता देना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। यदि वो नहीं बताएंगे, सरकार जानकारी निकालेगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी जानकारी निकले कि वो उनको भी दुख हो, उनको भी आगे तक के लिए कठिनाई का सामना करना पड़े। तो जो ऐसे मदरसों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे मदरसों को चला रहे हैं, उनको तत्काल उनको बंद करके और सरकार का समर्थन सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मदरसों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ वो मदरसों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों से आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है कि वो ऐसे मदरसे ना चला करके सरकार का सहयोग करें और अगर वो कहीं से गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं या उनके मदरसे को चलाने के लिए चंदा कहाँ से आ रहा है, ज़कात कहाँ से मिल रही है, उनको अपने जिला अधिकारी और ज़िले के लोगों को या जो भी जानकारी के लिए लोग आ रहे हैं उनको बता देना चाहिए। बासित जी, एक सवाल, लगातार पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन हो रहे हैं, कानपुर में भी सम्मेलन है। अगर बात करें, आप लोग इन सम्मेलनों में जा रहे हैं, तमाम बार आप कहते हैं कि हमने अल्पसंख्यक समुदाय को इतनी योजनाओं का लाभ दिया। कुछ आंकड़ों पे भी बात कर ली जाए, आखिर कितना लाभ दे दिया आपने प्रदेश में? लगभग 90 लाख के आसपास स्कॉलरशिप दी है, 33,900 कुछ गरीब बच्चों की शादी कराई है, 1,25,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए हैं और वहीं लगभग 20 लाख मुसलमानों को आवास भी मिला है और 40 लाख घरों के अंदर बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं और लगभग 34 लाख के आसपास आपको मुद्रा लोन मिला है। तमाम स्कीम्स में अगर बड़ी हिस्सेदारी 30% के आसपास अल्पसंख्यक समाज को मिली है। और अगर बात की जाए प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, तो अलग अलग योजनाओं के लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी हैं और अब ये भी इन बातों को समझ रहे हैं और लगातार भाजपा के साथ भी जोड़ रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। जौनपुर से खबर है, वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला है। वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर करीब 2.5 इंच पटरी टूटी हुई और 2 घंटे तक वहां पर यातायात प्रभावित रहा है। वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग कामाख्या शटल सुपरफास्ट समेत कई ट्रेनें लेट बताई जा रही हैं। ये बड़ी अपडेट, 2.5 इंच तक पटरी टूटी हुई है वाराणसी लखनऊ रेल मार्ग पर और बड़ा हादसा चला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।